नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 3 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। देश में 50% से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब लोगों की उत्सुकता इस बात पर रहती है कि आखिर कौन बनेगा 2024 का सुल्तान। 4 जून को किसके भाग्य का फैसला होगा, कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे या कोई होगा परिवर्तन। इसको लेकर लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों से, राजनीतिक लोगों से, जो लड़ रहे हैं उनसे, जो लड़ा रहे हैं उनसे, और जो उनको लड़ते देख रहे हैं उन सभी से। इसी कड़ी में हमने पिछले दिनों बात की थी वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। बहुत टीवी चैनल पर आप इनको लगातार देखते रहते होंगे। हमने इनको आमंत्रित किया है। 3 चरण होने के बाद अब वर्तमान हालात क्या है, 3 चरण के बाद क्या है प्रदेश की फिजा, 80 में से 80 का माहौल है, ये बदल रही है कुछ हवा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं केपी मलिक साहब। मलिक साहब, रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मलिक साहब, पिछली बार जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो बागपत की राय की गई थी। बागपत में आपने कहा था कि एनडीए के लिए थोड़ी सी दुष्कर स्थिति है। उस दिन चुनाव से जस्ट अगले दिन का समय था, जिसको लेकर बहुत लोगों की प्रतिक्रिया हमारे पास आई कि शायद मलिक साहब ने सही तथ्य इकट्ठे नहीं किए। मेरा आज चूंकि अब कई दिन हो गए हैं, अब आपके पास और भी रिपोर्ट्स आ गई होंगी और भी आपके सूत्र हैं, क्योंकि आप इतने अनुभवी, इतना वाइड आपका सर्किल है। क्या अभी भी आपको लगता है कि बागपत में एनडीए को कुछ दिक्कत है या एनडीए के लिए आसान सीट है? देखिए अनिल जी, अगर आप बागपत से बात करते हैं, बागपत चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल की परंपरागत सीट है और ये जाट समाज के लिए अस्तित्व का प्रश्न है। तो जाट समाज इस सीट पर पीछे हटेगा या कम प्रयास करेगा, मुझे नहीं लगता। जाटों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा, लेकिन ऐसे जाटों की भी कमी नहीं है जो घर से वोट डालने नहीं निकले। उसके तमाम कारण हैं, भले वो 10% हो, 5% हो, 15% हो। आपको परिस्थितियों के हिसाब से देखना होगा। जो वर्तमान सांसद सत्यपाल सिंह हैं, 10 साल से उस लोकसभा में काबिज हैं और वो मन से साथ में नहीं थे, ये भी आप जानते हैं। दिखाने के लिए वो भले ही घूमते रहे जी। आप भी इस बात को मानेंगे और इस बात को कोई भी अगर राजनीति की थोड़ी भी समझ रखता है तो इसको जानेगा कि वो अपना कैरियर समाप्त करने के लिए आपके साथ घूमेंगे क्या। तो दूसरा मंच पर उन्होंने तो अपने भाषण में योगी जी के सामने भी ये कहा था कि 10 साल में से पहले ये क्षेत्र बहुत खराब था, 10 साल में हमने बहुत इसको स्वर्ग बना दिया है और हम 10 साल से पहले की स्थितियां बहुत ही खराब बताई थी। जैन जी मंच पर मौजूद थे, तो वो सही बात है कि उनके लिए कैरियर खत्म होगा अगर वापस होगा। ये बात आपकी सही है जी मलिक साहब। देखिए, ये वास्तविक स्थिति है कि पिछले 10 सालों में काम हुआ है, इसको कोई नहीं नकार सकता, इसको हम आप भी मना नहीं कर सकते। जी जी, मैं लगभग तीन दशकों से अधिक से दिल्ली में हूं और मुझे जब शामली जाना होता है कभी या मुजफ्फरनगर जाना होता है तो या तो हमें मेरठ का रास्ता लेना पड़ता है या हमें पानीपत का रास्ता लेना पड़ता है, वाया कैराना होते हुए हमें शामली आना पड़ता है। तो क्यों नहीं जाए हम बागपत से। अभी भी बागपत की कनेक्टिविटी में थोड़ी सी दिक्कत लोनी में है क्योंकि 2 स्टेट का मामला है, लेकिन आपने सड़कें देखी होंगी, आप भी गए होंगे बागपत में। लोगों का कहना है ये, मैं जितने गांव में बागपत के गया हूं, छपरोली गांव में गया हूं, उनका कहना यह है कि जो पिछले 10 सालों में काम हुए हैं हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारा कोई जैन चौधरी से विरोध नहीं, हमारा कोई राष्ट्रीय लोकदल से विरोध नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुए। काम हुए हैं। बावली जैसे गांव में सेंट्रल स्कूल का बनना, छोटी लाइन का बिजली की लाइन में तब्दील होना जी। सड़क जो कभी उन्होंने देखी नहीं थी, जो अगर आप शिवपाल के जमाने में देखें, मायावती के जमाने में देखें, जो सड़क ढंग से हॉट मिक्स की नहीं बनती थी, जो नॉर्मल सड़क नहीं बनती थी, वो आज 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे वहां बन गया। नया एक्सप्रेस वे जो निकला है उसमें भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोग तो मानते हैं कि भाई ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, यहाँ तो संजीव बालियानी को भाई इन सबके प्रयास से ये हाईवे निकला और क्षेत्र में विकास तो भाई है। जो गंगा एक्सप्रेस आप बोल रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस वे भी निकला है, जो देहरादून का
हाईवे निकला है या करनाल से कनेक्टिविटी हुई है, तो मैं ये कह दूं कि भाई संजीव बालियान का इसमें कोई सहयोग नहीं है या इसमें सत्यपाल का सहयोग नहीं। हर आदमी अपने क्षेत्र में काम करना चाहता है। तो ये पिछले 10 सालों में चीजें हुई है। सड़कों के मामले में गडकरी जी को सारा देश मानता है कि नितिन गडकरी के विभाग में अच्छा काम हुआ है और कनेक्टिविटी सुलभ हुई है, बात तो सही है। वह इस सब का क्या वोट पर क्या प्रभाव होगा? क्या इस गठबंधन के बाद राजकुमार सांगवान जी की स्थिति सहज है या कहीं मुकाबले में है? मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ये हम सत्यपाल की स्थिति हमने क्लियर कर दी। सत्यपाल का चैप्टर अब हम साइड पे रख देते हैं और वोट तो वो लोग ही डालेंगे ना उसी क्षेत्र के। ये उन्हीं के विचार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरे अपने पर्सनल विचार नहीं है। उनका कहना यह है कि हम राष्ट्रीय लोकदल को जिता के वहीं खड़े हैं जहां 10 साल पहले थे। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक रहेगा इसकी गारंटी तो है नहीं। पता चला कल को वो फिर जो है समाजवादी के साथ चला गया, कल को वो कांग्रेस के साथ चला गया, पहले भी रहे हैं ना। तो उनका मानना यह है इसमें लोगों की संशय है और वो सारे 100% लोगों के संशय ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने यह आशंका भी जाहिर की है। तो वो लोग क्या आसानी से राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप तमाम जातीय समीकरण देखें, जातीय समीकरण के नजरे से अगर उस नजरिए से आप देखते हैं तो राजकुमार सांगवान को सभी जातियों में कितना वोट मिला होगा? क्या अगर हम शुरू करें मुसलमानों से, तो क्या आपको लगता है कि सांगवान को 100% मुसलमानों का वोट मिला होगा? मेरे विचार से तो नहीं मिला। मुसलमान तो इंडिया गठबंधन के साथ था, एनडीए के और जयदेव के वहां जाने के बाद सब छोड़ गया है। कोई पार्टी कार्यकर्ता रहे हो अलग विषय है। इसके बाद आप आ जाइए जो महत्वपूर्ण वोट बागपत पे जो सबसे बड़ा कस्बा है बड़ौत, वहां का जो वैश्य समाज है, क्या आपको लगता है कि वो 100% राजकुमार सांगवान के साथ गया होगा? जी, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, ब्राह्मण समाज जितना भी वहां है, क्या वो आपके साथ गया होगा? गुर्जर समाज आपके साथ गया होगा? दलित समाज गया होगा? कैंडिडेट था। मैं इसीलिए अनिल जी इस पे डाउट कर रहा हूं कि ये बहुत कड़ी टक्कर है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप सीट हार रहे हैं। मैं यहां पे भविष्यवाणी कर दूं कि बागपत सीट आप हार रहे हैं। हार भी सकते हैं। इस तरह के समीकरण बन रहे हैं और इस तरह की कड़ी टक्कर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि चौधरी चरण सिंह जो लीड लेके चलते थे छपरोली से, वो मोदी नगर तक जाते जाते तक धराशायी हो जाते थे, क्योंकि वो कभी नहीं जीत के निकले। पिछली बार 2 चुनाव में भी ये स्थितियां रही हैं कि मैं वही 2 चुनाव में भी ये रही है, मोदी नगर की तरफ जाके चुनाव खराब हो गया है। जी, मोदी नगर। उसके बाद आप अगर सिवाल खास पे आते हैं, वहां पर भी स्थिति ये रहती है। दूसरी बात यह है कि आपको इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चुनाव में मायावती, अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और हाथी नहीं था। इस बार हाथी आ गया है और हाथी को डाउट पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 400 पार के बाद जो है आपका संविधान, तो वो उनका दिमाग घूम गया है। तो हाथी का वोट खटखट दब रहा है, तो वोट किसका कट रहा है? दूसरी बात ये था कि भाजपा का समर्थक था जो आपको आना चाहिए था, वो तो नहीं आ रहा आपको। दूसरी बात, आपका जो राष्ट्रीय लोकदल का अपना परंपरागत वोट था मुसलमान, वो भी आपसे चला गया, जो विधानसभा में भी आपको मिला था, चाहे वो गुलाम के तौर पर मिला हो, चाहे वो आपके विधायक के तौर पर मिला। तो मेरा कहना यह है कि इलेक्शन बागपत का बहुत आसान नहीं है जितना आसान हमें पहले दिखाई देता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजकुमार सांगवान बहुत भले आदमी है, अच्छे आदमी है। उनको अगर पर्सनल हिसाब से देखेंगे, ईमानदार आदमी है। अगर आप वो सारे हिसाब से देखेंगे, कोई कमी नहीं है। लेकिन आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि वो। दूसरी चीज, आपको एक फैक्टर और देखना पड़ेगा जो आज की डेट में चुनाव में बिना उसके मामला चलता ही नहीं है। पैसा भी तो देखेंगे ना। तो अमरपाल को तो हम लोग मान के चलते हैं कि धन पशु है, तो उन्होंने तो अनलिमिटेड पैसा खर्चा किया होगा। क्या उसके मुकाबले में राजकुमार सांगवान ने पैसा खर्चा किया होगा? क्या पार्टी ने पैसा खर्चा किया होगा? तो इसको कैसे आप नकार सकते हैं इस बात को? तो ये तमाम ऐसे कारण हैं कि जिससे हमें शंका उत्पन्न होती है कि ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए या भाजपा के लिए इतनी आसान नहीं है। अगर यही सीट भाजपा के पास होती और पुरानी सिस्टम होता तो भाजपा के लिए आसान हो सकती थी, लेकिन अभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ ये सीट मुझे आसान दिखाई नहीं देती। चलिए, आपने बहुत विस्तार से इस बारे में बताया, चूंकि जो लोग सवाल कर रहे थे, क्योंकि
आज समस्या क्या है, सोशल मीडिया पर यदि मन की हो तो अच्छी है, मन की ना हो तो सारी आलोचना होती है। लगातार इस पर संदेश आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि साहब मलिक साहब ने बागपत के बारे में सही आकलन नहीं किया। तो आज आप हमारे गेस्ट थे तो हमने कहा मैं अनिल जी अगर आप मुझे 20 सेकंड का समय देंगे तो मैं और इससे भी बड़ी आपको बताऊं। ये तो खाली वेस्टर्न यूपी के मामले में और खाली बागपत के मामले में आपको भी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे हमें भी ट्रोल करते हैं। मैं देश के मामले में बता रहा हूं। 2014 से पहले हमें भाजपा का दलाल बताया जाता था और 2014 के बाद हम कांग्रेस के दलाल हैं, और गलती से अगर सरकार 24 में बदल गई तो हम फिर भाजपा के दलाल हो जाएंगे। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तथ्यों पे बात करता हूं, मैं सही तरीके की बात करता हूं, और मैं पत्रकार हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं गलत भी सिद्ध हो सकता हूं क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े आते हैं। पत्रकार को जब ये माना जाए कि वो विपक्ष का दलाल है तो वो सही पत्रकारिता कर रहा है। सत्ता का दलाल पत्रकार तो विपक्ष होना चाहिए। पत्रकार को विपक्ष की आवाज बनना चाहिए, जनता की आवाज बनना चाहिए। सत्ता की आवाज बनने के लिए सत्ता के पास पूरे संसाधन होते हैं। मलिक साहब, मैं अनिल जी एक चीज, बस एक सेकंड और नई चीज आपको जोड़ देता हूं इसी में कि देखिए आज क्या दो तरह का मीडिया आज की डेट में आप देख रहे हैं, जिसको एक गोदी मीडिया कहते हैं जो सत्ताधारी दल भाजपा का मीडिया है, दूसरा एक विपक्षी मीडिया है जो सुबह उठते ही 15 गाली मोदी को देता है और 10 तारीफें राहुल गांधी की करता है। तो दो तरह का मीडिया है। हम जैसे बीच वाले पिसते हैं फ्री फंड में। वो आज देखिए ना वो पत्रकारिता कर रहे हैं ना वो पत्रकारिता कर रहे हैं। मोदी जी अभी का पिछले हर चीज अच्छी हो, मोदी जी भगवान नहीं है लेकिन मोदी जी के सारे फैसले गलत हो। जैसे सड़कों का आपने बताया, कोई भी स्वीकार करेगा कि सड़कों की स्थिति बढ़िया हुई, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर मानी जाती है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जिनको स्वीकार करना चाहिए। वो वर्ग नहीं स्वीकार करता है। हम लोगों को तटस्थ रहना चाहिए। अनिल जी इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया, ना मोदी जी को खुद को समझ में आया, ना मोदी जी के पार्टी के लोगों को समझ में आया, ना किसानों को समझ में आया। 70 साल के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जिसने हिम्मत करी है किसानों के बिलों को छेड़ने की। अगर ये काम हो जाता, इसमें दो राय नहीं है कि उसमें कमियां थी, लेकिन उन कमियों को दुरुस्त किया जा सकता था। और अगले 20 साल 25 साल मोदी जी को किसी की जरूरत नहीं थी। यही देश का किसान उनको बम बम जिताते रहता अगर उन बिलों में सुधार ईमानदारी से हो जाता। लेकिन एक एक चीज मोदी जी देखेंगे। मोदी जी एक्सपर्ट तो है नहीं, वो अर्थशास्त्री तो है नहीं। उनकी जो चारों तरफ घेरा है उसने कहीं ना कहीं उसमें बदमाशी की है और जिसका खामियाजा मोदी जी को झेलना पड़ा। तो मोदी जी ने सारे काम खराब किए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मोदी जी से कई सारी गलतियां हुई है उनके। आज का अगर आप लेंगे, आज सब अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों की संख्या 43% बढ़ी है और हिंदुओं की संख्या 8% गिरी है। तो मेरा सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन सा सर्वे हुआ है पिछले 10 साल में, कौन सी जनगणना हुई है? ये जानकारी आर्थिक समिति बता रही है। आर्थिक समिति का काम क्या ये बताना है? प्रधानमंत्री की आर्थिक समिति बताती है। अरे जनगणना करा लेनी चाहिए। अगर और किस समय बता रही है? और किस समय बता रही है? इसका क्या मतलब है? तो मैं ये कह रहा हूं, तो जहां मोदी जी को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके सहयोगी, उनके जानकार उनको नुकसान कर रहे हैं। मोदी जी ने कई सारी योजनाएं बहुत अच्छी लाई है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना जबरदस्त योजना है अगर वो ढंग से इंप्लीमेंट हो जाए तो। लेकिन होने कौन दे रहा है? तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? भाजपा को, मोदी को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। जी नहीं, आपने मोदी जी का जिक्र किया। कल मोदी जी का एक बयान बड़ा चर्चाओं में रहा है जो उन्होंने कहा है कि आडवाणी और अंबानी काला धन टेम्पो में भर के कांग्रेस को भेज रहे थे। इस स्वीकारोक्ति में मोदी जी ने दो बात स्वीकार की कि नोटबंदी फेल है, यानी कि नोटबंदी के इतने साल बाद भी काला धन उपस्थित है। काला धन अगर है तो मोदी जी का एक नारा आता है, ना खाऊंगा न खाने दूंगा। तो मेरा प्रश्न है, यदि उनके संज्ञान में ये है, उनके इंटेलिजेंस या ये कहती है कि टेम्पो भर के अडानी अंबानी ने कांग्रेस को दिया है, तो अडानी अंबानी के यहाँ ईडी सीबीआई जाए, कार्रवाई करे, कांग्रेस के जिस दफ्तर में पैसा रखा गिरफ्तार करे, वहां छापा मारे। आपको क्या लगता है इस बयान का मतलब क्या है? अनिल जी, मैंने सुबह ही इस पे ट्वीट भी किया था, रात को बहुत सारे मेरे को रिएक्शन आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने, ये मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार ये बयान नहीं है। कई सारे बयान हैं जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार नहीं है। और प्रधानमंत्री को पिछले 10 साल पे विपक्ष इसी मामले पे घेर रहा है, अडानी के अंबानी।
अंबानी का नाम भी बाद में जुड़ गया, लेकिन अडानी अंबानी से ज्यादा अडानी के मुद्दे पे मोदी जी को घेरा जाता है। अब अडानी के मुद्दे पे अगर विपक्ष 10 साल से घेर रहा है और आपने विपक्ष की बात को सच साबित कर दिया खुद कह के कि अडानी अंबानी ने आपको टेम्पो भर के पैसा भेजा है, तो जैसा कि 2 सवाल आपने उठाए वो सवाल उठ खड़े हुए और उस पर विपक्ष खेल गया। तो आज दिन भर उस पर चर्चा यही चली और राहुल गांधी ने तत्काल इसका जवाब दिया कि आपको अगर ये आशंका है और आप ये मान के चल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, तमाम संसाधन आपके पास हैं, आपके पास सूचना भी पक्की होगी और प्रधानमंत्री जी तो गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, तो हम आप पे डाउट भी नहीं कर सकते। तो इत्तेफाक से आप तुरंत जो है सीबीआई, ईडी और आईटी की टीमों को भेजिए, तो वो अडानी अंबानी की भी जांच करें और जरूरत पड़े तो हमारे यहां भी जांच करें। पैसे को तुरंत बरामद करना चाहिए। आप तो बरामद कर लेते हैं, आपने अभी कुछ दिन पहले झारखंड में किया, 2 दिन पहले, तो यहां भी करिए आप, तो दूध का दूध पानी का पानी। अगर तो ये अगर टेम्पो भर भर के आ रहे हैं तो इनकी इतनी तो जानकारी सरकार के पास होगी कि कहां रखा है वो इतना काला धन, तो तुरंत देश के लिए वसूल होना चाहिए, किसानों को बांट दे, गरीबों को बांट दे, तो होना चाहिए। नहीं, वो तो मोदी जी ने कहा है कि जो पैसा जब्त किया गया है, ईडी ने जो जब्त किया है उसको बांटने के लिए हम जो है सर्वे कर रहे हैं और हम जो है कानूनी जानकारों की राय मशवरा ले रहे हैं। तो एक नया जुमला और छोड़ दिया उन्होंने, और ये जो इन्होंने कल बयान दिया ये भी जुमला ही है। जुमले वो सोचते हैं कि जो भी जुमला छोड़ेंगे उसका फायदा कौन भाजपा को होगा और नुकसान कांग्रेस को होगा, लेकिन ये आप इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए, जितने भी वो जुमले छोड़ रहे हैं वो सारे उल्टे भाजपा को ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप चाहे वो मंगलसूत्र मलिक साहब खड़गे जी ने तुरंत ट्वीट किया था इस पर मोदी जी के कि दोस्त दोस्त न रहा, क्या ऐसा तो नहीं है कि दोस्त कहीं परिवर्तन देख के दोस्ती, चूंकि उद्योगपति किसी का सगा नहीं है, वो तो जहां लाभ होगा वहां जाएगा। यदि उन्हें लगता होगा सत्ता बदलती है तो वो कहीं भी जा सकता है। क्या ऐसी कोई संभावना है कि कहीं सत्ता बदलने की आहट इन उद्योगपतियों को लग रही है? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है अनिल जी, मैं आपको बताऊं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप पिछला इलेक्शन भी देखेंगे या जैसे राज्यों के इलेक्शन भी होते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, इन लोगों ने तब भी कांग्रेस को पैसा दिया था। चाहे तेलंगाना का इलेक्शन में हमारी जानकारी में भी है। लेकिन व्यापारी क्या होता है, व्यापारी सब पार्टियों को खुश रखता है, उसको अपना धंधा करना है। ये बड़े व्यापारी हैं, ये जैसा चेहरा देखते हैं उस हिसाब से ये बिहेव करते हैं। आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी को 90% चंदा दे रहे हैं, 10% कांग्रेस को भी दे रहे हैं। कांग्रेस को दूध की धुली तो है नहीं भाई। आप ये बताइए, जो चुनावी बॉन्ड में पैसा मिला है, क्या सारा पैसा भाजपा को मिला है क्या? बाकी पार्टियों को मिला है। और बाकी पार्टियां अगर नहीं मैं आप खत्म कर दूं, अगर बाकी पार्टियां नसीहत देने की बात कर रही हैं तो तत्काल चंदा वापस कर दें। क्यों ले रहे हैं आप? कांग्रेस को सबसे पहले चंदा वापस करना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि हम चंदा वापस कर रहे हैं, भाजपा भी वापस करे। वो तो कर नहीं रहे आप। तो खाली ये जो है जुमलेबाजी दोनों तरफ से चल रही है, इसमें खाली भाजपा नहीं कर रही है, लेकिन जिसको जहां घेरने का मौका मिल जाता है तो। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का, खासकर मोदी जी का समय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए कई जगह नेचुरल मुद्दे फ्री फंड में जुड़ जा रहे हैं उनके साथ। जैसे आपने देखा पिछली घटना कर्नाटक की हुई, रेवन्ना रेड्डी वाली, रेवन्ना वो क्या नाम है, प्रज्वल रेवन्ना वाली। दूसरी घटना ये 3080 वीडियो आ गई जिसकी, हाँ, उसमें भी ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी, कांग्रेस ने भी उसमें सियासत करी है। दूसरी बात, जैसे कोविशील्ड वाला मामला आया, वो कंपनी ने अपनी दवाई भी वापस मंगाई, उन्होंने कोर्ट, लंदन के कोर्ट में माना भी कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, तो उसका भी नकारात्मक जो है माहौल यहाँ पे देश में बना। तो ये 2 घटनाएं ऐसी हो गई जो मोदी जी ने तो कुछ बोला नहीं, ना कहा, तो ये भी नुकसान उनके लिए कर गई। तो इस तरह की तमाम चीजें हो गई। अब मोदी जी ने, आप जिस क्षेत्र से हम और आप आते हैं, आप जानते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि आपकी भैंस खोल लेगी कांग्रेस। तो भैंस खोल लेगी, भैंस खोलने का मतलब हमारे आपके यहाँ जो खादर है, जमुना का हो चाहे गंगा का हो, वहां एक कम्युनिटी होती है जिसको इस नाम से पुराने लोग चिढ़ाया करते हैं, और वो कम्युनिटी अलर्ट हो गई है। हाँ, और वो कम्युनिटी अलर्ट हो गई है कि भाई मोदी जी हमें तो नहीं कह रहे हैं, तो आपने क्या करा, जाने अनजाने उनको नाराज कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी कई सारी चीजें बिना समझे, बिना सोचे जो बोल रहे हैं, इसके पीछे में मोदी जी से ज्यादा उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, उनकी जो टीम है, मैं उसको दोषी मानता हूं। क्या प्रधानमंत्री जब करते होंगे तो उनकी टीम का, उनका इतना तो रहता होगा कि आपने अभी कहा कि अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, अगर 100 रुपए चंदा दे रहे हैं तो सत्ता वाले को 90 देते हैं, 10 में बाकी को बांटते हैं। 90 रुपए जिससे ले रहे हो उसको पब्लिक में चोर बताएं, काला धन का मालिक बताएं, ये भी पहली बार हुआ है भाई। अगर
ये आपकी बात सही है कि कोई दल ऐसा नहीं है जो चंदे पे ना टिका हो, सब लेते हैं। जो सत्ता में जितना होता है जहां वहां लेता है, लेकिन जो लेता है वो दूसरे को ये नहीं कहता कि नहीं साहब ये ले रहा है, ये इसको तो काला दे रहे मुझे सफेद दे रहे, ऐसा नहीं होता। काला धन इनको आ रहा होगा तो उनको भी आ रहा होगा। लेकिन एक आम शहरी के रूप में हमारा सवाल ये है, यदि प्रधानमंत्री को ये जानकारी है कि अडानी अंबानी के पास इतना काला धन है, जो नोटबंदी 2000 की भी की गई, उससे पहले भी की गई, और ये कहा गया कि काला धन समाप्त करना, यदि आज भी वो काला धन है तो ये सरकार की विफलता है, तो प्रधानमंत्री ऑटोमेटिकली इसको स्वीकार कर रहे हैं ना। देखिए अनिल जी, प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी को 96-97 से बहुत करीब से जानता हूं जी। काफी समय पर मैं इनके बहुत करीब भी रहा हूं। मैं इनकी नेचर को, इनके व्यवहार को, सारी चीजों को जानता हूं। जी। आज गिने चुने लोगों को छोड़ के किसी की ना हिम्मत है ना औकात है जो इनको सुझाव दे सके या इनको कह सके या इन पर दबाव दे सके। मैं आपको एक छोटी सी चीजें बताता हूं। मैंने बहुत बारीकी से वाजपेयी जी की सरकार, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो मैं पीएमओ में कवर करता था, डेली पीएमओ में जाता था, और वाजपेयी जी के साथ ब्रजेश मिश्रा जी रहते थे जो उनके सुरक्षा सलाहकार थे। हाँ। कई ऐसे फैसले मैंने वाजपेयी जी के देखे, कई ऐसे लोग मैंने देखे जो वाजपेयी जी ने उनको डन कर दिया, और बाद में क्या कहा कि वो फैसला उन्होंने मना कर दिया ब्रजेश मिश्रा जी ने। तो वो व्यक्ति बाद में लौट के वाजपेयी जी के पास आता है, तो वाजपेयी जी ये कहते हैं कि हो सकता है मैंने जाने अनजाने में तुम्हें हाँ कर दी हो, लेकिन अगर ब्रजेश मिश्रा जी ने मना कर दिया तो फिर मना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आज की डेट में चाहे वो सुरक्षा सलाहकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, या दूसरे सलाहकार हो, आर्थिक सलाहकार हो, क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो मोदी जी की बात को मना कर दें या मोदी जी पे दबाव डाल के कह सके कि नहीं नहीं ये गलत है और ये नहीं होगा? क्या आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं। तो इसमें इन मामलों में जो प्रधानमंत्री जी के लगातार पिछले कई दिनों से बयान आ रहे हैं, तो मैं ये अपने होशोवास में कह सकता हूं कि मोदी जी ने ना किसी से सलाह ली है, ना किसी ने इनको कहा है, इन्होंने ऐसे ही सोच के ये बयान दे दिए। आज ये इस तरह का बिहेव कर रहे हैं जैसे ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, किसी पार्टी के एक नेता हैं छोटे से। आप अगर देखें, नवनीत राणा ने भी एक बयान आज दिया है हैदराबाद में, अगर आपने सुना हो तो। नवनीत, क्या देश में मजाक है? दूसरी चीज ये है कि अगर आप उसमें उसके तथ्यों में जाएंगे तो ये जो अकबरुद्दीन है उसका 2012 का बयान है ये। और 12 का बयान भी वो काट के लगाया गया था। उसके ऊपर एफआईआर हुई थी और वो लंदन में थे, और लंदन से आके उनको अरेस्ट किया गया था। काफी दिन वो जेल में रहे और उसके बाद उनकी बेल हुई। बेल होने के बाद वो केस भी समाप्त हो गया क्योंकि उसने जो वास्तविक सीडी थी वो पेश करी कोर्ट में। तो मेरा कहने का मतलब है, आज आप इस तरह के बयान देके क्या जताना चाहते हैं? और आप कौन है नवनीत राणा? उसका लेवल क्या है? वो कब भाजपा में आई? क्या भाजपा की जो पॉलिसी है, जो भाजपा के विचार है, उनसे वो अवगत है क्या? क्या भाजपा की रणनीति उसको समझाई गई है क्या? जो भाजपा सिद्धांतवादी पार्टी अपने आप को कहती है, भाजपा का सिद्धांत वो जानती है क्या? तो ये भी हमें देखना होगा। पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांतवाद का पतन हुआ है वो भी कोई छोटी बात नहीं है जिस तरह से आप देखेंगे। क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी का वो दौर भी देखा है जब अडवाणी जी के ऊपर हवाला कांड में अडवाणी जी का नाम आ गया था, और अडवाणी जी का नाम जैसे ही हवाला कांड में आया, उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि जब तक मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता अपने सारे पदों से इस्तीफा देता हूं। और वो बाइज्जत बरी हुए और बाद में वापस अपने पदों पे आए। तो वो भी इसी पार्टी के थे शायद। तो इसलिए ये थी उस समय मलिक साहब, भाजपा का नारा था पार्टी विद डिफरेंस। उस समय आपको याद हो, पार्टी विद डिफरेंस का नारा होता था और पार्टी नैतिकता चरित्र की बात करती थी। वो त्रिमूर्ति जो थी उसका एक अपनी वैल्यू थी। खैर, जो आपने बताया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि 15 मिनट और 15 सेकंड का इस देश में दरअसल हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाकर चुनाव लड़ने की पिछले कुछ चुनाव से परंपरा रही है। इस बार वो सफल होता नहीं दिख रहा है। 3 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में, आगे इन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं, ये तो एंडलेस चलता ही रहता है। 3 चरण के चुनाव हो गए। तीसरा चरण का चुनाव हुआ, उसमें 10 सीटों पर हुआ। 10 सीट के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, मलिक साहब का क्या आकलन है?
देखिए, अगर तीसरे चरण की बात अनिल जी आप करते हैं, 10 सीटों पर चुनाव हुआ है। इन 10 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 समाजवादी पार्टी के पास थी। जी हाँ, बिल्कुल। जिसमें एक सीट पे मैनपुरी और संभल। मैनपुरी पे बाई इलेक्शन भी हुआ था और उस पे वहां पे डिंपल यादव जीती थी। जी मेरा मानना है जो 4 सीटें हैं, जी। मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं और एक सीट संभल, हाँ, ये 4 सीटें हैं समाजवादी पार्टी इन पे नो डाउट जीतती हुई दिखाई दे रही है साफ साफ। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो 5वीं सीट है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी के राजकुमार चार लगभग 5,000 वोटों से जीत हासिल करी थी उन्होंने, और देश में प्रधानमंत्री 5 लाख, सॉरी 5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, और प्रधानमंत्री के बाद सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले वो दूसरे नंबर के एमपी थे। इसके बाद आप देखिए कि और राज बब्बर को उन्होंने हराया था, राज बब्बर दूसरे नंबर पे थे कांग्रेस से। अब अगर आज की परिस्थिति की आप बात करते हैं, और आपको यह जानना होगा कि फतेहपुर सीकरी के कद्दावर नेता है जिनका नाम बाबूलाल है, जो चौधरी बाबूलाल 2014 से लेकर 2019 तक सांसद रहे, वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। उससे पहले भी 6-7 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय लोकदल में लंबे समय तक रहे हैं। तो वो पिता पुत्र दोनों भारतीय जनता पार्टी में थे। तो वहां पे उनका बताना यह है कि जैसे मेरी उनसे बात हुई कि समाज ने यह कहा कि भाई आपको चुनाव यहां से लड़ना चाहिए, और उन्होंने ये इससे शीर्ष नेताओं को अवगत कराया कि राजकुमार चार चुनाव हार सकते हैं, और वहां जिले से भी इस तरह की रिपोर्ट आई कि इनकी एंटी कॉम्बेंसी है, ये चुनाव हार सकते हैं। उसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व ने इससे कोई संज्ञान नहीं लिया और बाबूलाल को या उसके लड़के को टिकट देने से मना कर दिया जी। और वहां पे नतीजा ये हुआ कि बाबूलाल के लड़के ने निर्दलीय पर्चा भर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल दिया, और चुनाव से 2 दिन पहले नोटिस दिया बाबूलाल को भी कि आप इसके साथ प्रचार करें, इसलिए आप इस नोटिस का जवाब दें। अभी स्थिति यह है कि कल या परसों एक फोटो चलाया गया पुराना, जो वो कभी अखिलेश के साथ गए, वो चलाया गया कि वो अखिलेश से मिलने चले गए, वो पुराना फोटो है उनका। तो वो एक नैरेटिव उनके लोगों, राजकुमार चार के लोगों ने बनाने की कोशिश की, तो वो उस तरह की चर्चा वहां चल रही है। तो जाट तो वहां बट गया है। दूसरा क्या है कि वहां किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। वहां पे जो व्यक्ति है, जो वो फौजी है जिसको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उसकी लोकप्रियता वहां पे बहुत ज्यादा है। वो बच्चों को अग्निवीर की तैयारी कराते हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग देते हैं, सेना में जाने की ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, और उसके पास खोने को कुछ नहीं है। 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक तो उसकी सेना की ड्रेस है और एक बाल्टी है, तो उसके पास कुछ नहीं है। तो उसका नाम लेने से, और जितने लोग जानते जा रहे हैं कि ये ऐसा आदमी है, तो और लोकप्रियता उसकी बढ़ रही है। और बाकी जो कसर थी वहां पे मायावती ने एक पंडित जी को टिकट देके कर दी, तो जो ब्राह्मण वोट था भाजपा का वो भी कट गया, और दूसरा जो दलित वाला वोट था, हाथी वाला, वो भी कट गया। ये भाजपा को डबल नुकसान, जो पहला नुकसान बाबूलाल ने किया, दूसरा नुकसान मायावती ने किया, और तीसरा इस व्यक्ति की लोकप्रियता। वहां पे हमें अंदाजा उसी दिन हो गया था जिस दिन प्रियंका गांधी गई थी, और लाखों लोगों का रोड शो निकला वहां पे, तो लोगों का दिमाग खराब हो गया ये चीज देख के। और वहां पे प्रधानमंत्री को रैली करनी पड़ी, मुख्यमंत्री को रैली करनी पड़ी, उसके बावजूद भी स्थिति नहीं संभली वहां पे। और आज भी प्रशासन की, गुप्तचर विभाग की, बाकी एलआईयू की, सबकी रिपोर्ट ये है कि वो सीट हाथ से जा रही है। इसके बाद देखिए, अगर हम राजकुमार चाहर की बात करें, राजकुमार चाहर ने कोई ऐसा नहीं है कि वहां कोई काम, राजकुमार चाहर ने एक बहुत बड़ा काम वहां किया है। वहां पे आप जानते हैं कि आलू का क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ अगर गन्ने का क्षेत्र है, वो आलू का क्षेत्र है, और फसल पे वहां पे आलू की बेकदरी होती है। कोई 2 रुपए किलो में भी लेने को राजी नहीं होता, कई बार आलू उनको फेंकना पड़ता है क्योंकि कोल्ड स्टोर का किराया भी नहीं निकलता। तो उसने वहां पे कारखाना लगवाया, प्रोसेसिंग केंद्र जिसको कहते हैं, वो उन्होंने वहां पे बहुत बड़ा लगवाया। लेकिन मुझे लगता है कि राजकुमार चार उसको प्रचारित नहीं कर पाए, लोगों में मैसेज नहीं भिजवा पाए, और ढंग से उन्होंने इस चीज को प्रचारित नहीं किया, और वहां पे धरातल पे वो कटे रहे। तो लोगों में एक उसकी एंटी कॉम्बेंसी भी हुई, और लोगों में यह भी हुआ कि भाई ये लोगों से मिलते नहीं है, काम नहीं करते हैं। जबकि एक तीसरा जो कारण सबसे बड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और किसान 13 महीने दिल्ली में बैठा रहा, किसानों के नाम पे उनके मुंह से एक वर्ड निकला नहीं।
तो इससे लोकल किसान बहुत ज्यादा नाराज है, ये भी एक कारण है। तो ये कई सारे कारण मिलकर बताते हैं कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा रही है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बहुत मुश्किल है। तो ये टोटल हो गई 5 सीटें। रक्षा अब मंत्री आप राजनाथ छठी सिंह जब वहां रक्षा मंत्री जब राजनाथ सिंह जब वहां आए थे अपनी जनसभा करने, तो उन्होंने भी कहा था कि राजकुमार चाहर से गलती होगी, आगे ये गलती नहीं करेंगे, इनको एक मौका दे दो। मैं ये जोड़ना चाह रहा था जी। 5 सीटों आप ये देखिए कि पिछले 8 दिन से राजनाथ जी को एक्टिव किया गया है। ये वही राजनाथ हैं कि जब गलती से इनका मुंह माला में चला गया था तो क्या हुआ था, ये वही राजनाथ हैं। जी। आज इनको जितनी कमेटियां बन रही हैं, जितनी कोई जिम्मेदारी के पद दिए जा रहे हैं, उसमें राजनाथ जी का नाम सब जगह लिस्ट में आ रहा है। और राजनाथ जी थोड़े से आजकल जो है थोड़ा उनको बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो बैलेंस वाला मामला यूपी का चल रहा है ठाकुर वाला, उसमें कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश की जाए। क्योंकि दिल्ली और लखनऊ में तो भयंकर ठनी हुई है, जी। वो तो दरार बढ़ती जा रही है। तो उस दरार को थोड़ी भरपाई करने के लिए यहाँ पे एज ए टूल राजनाथ जी का भी प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है। 5 सीट हो गई है, बाकी 5 सीटों के बारे में आपका आकलन? जी, बाकी जो सीटें बचती हैं, जी, 1 सेकंड मैंने लिखा था, बाकी जो 5 सीटें बचती हैं, जैसे उसमें आगरा है, बरेली, आगरा भारतीय जनता पार्टी की सीट है, शहर की सीट है। हालांकि जितने वोटों से पिछली बार और जितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी वो बात नहीं होगी, क्योंकि हाथी आ गया है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और शहरी जो वोट निकला है, शहरी जो वोट भाजपा को देता था वो कम निकला है, तो थोड़ा इसका जो है अंतर कम हो जाएगा। जी, दूसरा आप हाथरस पे आ जाइए। हाथरस भी हम भारतीय जनता पार्टी की सीट मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आंवला का मुझे आइडिया थोड़ा सा कम है। इसके अलावा एक सीट आंवला में इंडिया गठबंधन ने साक्य को चुनाव लड़ा है, उसको मौर्य को लड़ाया, नीरज मौर्य को, और मौर्य वोट उसको चला गया, तो वहां भी चुनाव नजदीक का है। एज वो भाजपा की सीट थी, लेकिन वहां भी चुनाव फंसा हुआ है। वहां थोड़ा सा जातिगत आधार पे अखिलेश ने खेल कर दिया है, तो उस पर थोड़ा सा बन रहा है, लेकिन मैं उसमें बहुत शॉर्ट हूं, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल वहां से ली नहीं है। भाजपा की सीट थी, लेकिन वहां मौर्य को देने से फर्क पड़ा है। जो एक और भारतीय जनता पार्टी की 100% वाली सीट थी, उसका नाम है बरेली जी। संतोष गंगवार 8 बार के सांसद, बहुत सीनियर नेता, बहुत लोकप्रिय नेता, जिनकी कनेक्टिविटी है पब्लिक में, 1 to 1 लोग उनको जानते हैं, वाले मोटरसाइकिल पर घूमने वाले, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी। तो वहां की जो जनता है वो दो बार से खपा है। एक तो वो केंद्र में मंत्री थे और बीच में उनको हटाया गया, तो वहां की जनता थोड़ा सा इससे उनका अपमान मान रही कि ये संतोष गंगवार जी का अपमान हुआ। जो दूसरी घटना हुई, फिर इनका टिकट काट दिया गया, तो जनता ने उसको इनका दूसरा अपमान माना। तो 2 बार इतने सीनियर नेता का, और नेता बहुत अच्छे हैं वो, उनका किसी से कोई विरोध नहीं है। अच्छा, तो ऐसे कोई आरोप नहीं है। कभी इतने दिन में पेट्रोलियम जैसे विभाग के मंत्री रहे, उन पर कोई 1 रुपए का आरोप आज तक नहीं लगा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि उनका तो ये जो विरोध वहां पे लोग कर रहे हैं, और वो संतोष गंगवार को हम किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना ये नहीं कर सकते कि वो जाके विरोध करें कि भाई मैं तो, मुझे टिकट नहीं दिया इसलिए तुम इसको हरा दो, वो ऐसे भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर वो घर से नहीं निकले, वो सिर्फ यही उनका विरोध माना जाएगा कि ये विरोध कर रहे हैं, और उनके जो लोग हैं वो वोट डालने निकलेंगे ही नहीं। अगर मेहनत कुछ संतोष गंगवार जी ने की होगी तो वो सीट भाजपा निकाल सकती है। अगर साइलेंट भी बैठ गए होंगे संतोष गंगवार, तो भारतीय जनता पार्टी को वो सीट गंवानी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। और जो गंगवार जी, छत्रपाल जी आए, वो दूसरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, और सामने जो कांग्रेस गठबंधन से, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है परवीन सिंह अरेन, पहले भी वहां मेयर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, वहां के वरिष्ठ अखबार के संपादक भी रहे हैं, तो उनका अपना लोकल कनेक्ट भी ठीक है, इसलिए चुनाव बराबर का टक्कर का है, इसमें कोई दुराय नहीं है। गंगवार साहब के सामने कोई चुनाव थी तो छत्रपाल गंगवार के सामने चुनाव है जी। अगली सीट एटा, अगली सीट एटा सीट बची है। एटा पे भी मुझे बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। ये मेरे ख्याल से एटा वो कल्याण सिंह के लड़के जहां से लड़ रहे हैं वो वाली सीट है, राजू की सीट है, राजू की सीट है। वहां से परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की है, राजू 2 बार से सांसद हैं। उनको भी थोड़ी सी चुनौती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है भावनात्मक रूप से लास्ट में ये भाजपा निकाल लेगी। तो मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूं कि 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां जीत रही है। बाकी 5 से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। खतरा क्या है कि वो लगभग हार रही, मेरा ये सीधा सीधा मानना है। 5 सीटों की तो मैं गारंटी देकर आपको चल सकता हूं।
जी। 26 सीट अब तक हो चुकी हैं। 26 में मोटे मोटे आप कितनी सीट मानते हैं भाजपा की, कितनी इंडिया गठबंधन की? देखिए, अगर शुरू से आप बात करें पहले चरण से, तो 7 सीटों पे 8 सीटों पे चुनाव 8 हुआ और था। 8 और 10। जी, तो उनपे भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले चरण में 3 सीटें थी, आपको याद होगा। देखिए, दूसरे चरण में अगर अनिल जी आप देखते हैं, जी जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जी उन सीटों पे मेरा मानना यह है कि इसमें मथुरा की सीट है, जी। एक, इसमें इसमें बुलंदशहर की सीट भी हो सकती है, दो, गौतम बुद्ध नगर, तीन, गाजियाबाद। 4। हाँ, बाकी बागपत तो राष्ट्रीय लोकदल के पास है, वहां तो कड़ी टक्कर है, उस पर तो हमारा लंबा डिस्कशन हो गया है। मेरठ की सीट पे भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी बहुत टक्कर दे रही है, कड़ी जी टक्कर है, और मैं जी। मान के चलता हूं कि इस पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक है। एक, 5 और 1। अब दूसरी इसको दूसरी सीट दूसरी जो जी। सीट है अमरोहा की सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है। लास्ट में जो एज हमारी किसको? सूचना है, जी लास्ट में हमारी जो सूचना है कि वहां पे जो बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, कांग्रेस के कैंडिडेट जो दानिश अली को उन्होंने दिया है, क्योंकि वो पहले भी वहां से एमपी रहे हैं, तो उनकी भी एंटी कॉम्बेंसी थी। लेकिन बाद में वहां पे कुछ पंचायतें हुई, मुसलमान समाज में भी पंचायत हुई, तो मुसलमान समाज नहीं बटा, और वो 2 दिन में पंचायत होकर दानिश के साथ चला गया। दानिश की स्थिति मजबूत हो गई, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है, क्योंकि जो एज भाजपा किसको की देना तरफ से चाहेंगे? कुंवर सिंह, एज किसको देना चाहेंगे? मैं कांग्रेस को देना चाहूंगा कि 5 और कांग्रेस 2। वहां से सीट निकाल सकती है, क्योंकि 5 उसका और 2। कारण है, जी, जी क्योंकि कारण है उसका कि जो कुंवर सिंह है वो भी दिल्ली से गए हैं, वो भी एक बार वहां सांसद रह चुके हैं, तो उनकी भी बहुत ज्यादा वहां लोकप्रियता नहीं है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ही उनको जितना वोट है वो मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का दलित वोट, मुस्लिम वोट, वो छिन भिन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और उसका फायदा सीधा सीधा, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है नहीं, तो मुसलमान वोट बंटने का मतलब है नहीं, बाकी वोट इधर उधर जाएगा नहीं, तो वहां दानिश की स्थिति वास्तव में दोबारा मजबूत हो गई है। जी। 8वीं सीट हो अब रहेगी। अब एक अलीगढ़ सीट है। जी। अलीगढ़ सीट मुझे समाजवादी पार्टी साफ जीतती हुई लग रही है, वहां से वो जाट कैंडिडेट हैं, उनकी बहुत अच्छी स्थिति है। तो आपके हिसाब से दो इस 3 चक्र में 13 और 13 सीट हो गई है। 50 जी, 50 का मामला हो गया। तो 50 ये 50 का इंडिया मामला है। गठबंधन के लिए 5 सीट थी। पूरे 6 सीट पूरे देश उत्तर प्रदेश में थी इंडिया गठबंधन की। 10 बसपा की थी, 5 सपा की थी, 1 कांग्रेस की थी। तो 6 जी सीट की जगह 13 सीट वो 3 चरण में आ चुकी है। इसका मतलब उसका दुगना तो कम से कम हो चुका है। कल जी चौथा ऑल 13 ओवर तारीख को जी ओवरऑल क्या ऑल ओवर मान रहे हैं? मुझे ऑल ओवर मुझे ये लगता है अनिल जी कि जी भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 के बीच में कहीं रुकेगी। और ये अगर हम बात करेंगे चरणों के हिसाब से, आप अगर हम 5वें चरण के बाद में बात करेंगे तो स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है। जी 5वां चरण होने के बाद में जब हम बात करेंगे, छठे चरण से पहले तो बात हो सकती है, छठे चरण के जब हम बाद में बात करेंगे तो फिर ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है जी ज्यादा आ जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं कई, जिनका कहना यह है कि 30 पे सिमट रही है, लेकिन मैं 30 नहीं मानता हूं, मैं 35 प्लस देना चाहता हूं। 35 प्लस और 40 के बीच में, कहीं ना कहीं वो 37 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, अभी तीसरे चरण के बाद मेरा ये मानना है। और ये 80 नहीं हो रही? जैसे 80 में से नहीं नहीं, 80 नहीं 80 हो रही? तो 80 तो वैसे ही नहीं हो सकती, 80 पे तो मुझे नहीं लगता भाजपा लड़ भी रही है, अच्छा ठीक है। तो 80 तो नहीं वैसे ही नहीं एनडीए, होगी। एनडीए हाँ नहीं, एनडीए की नहीं, 80 तो हो ही नहीं सकती है, 80 तो किस, देखिए इस बार आप ये भी तो मान के चलिए। पिछले वाला भी 64 का था एनडीए का, वो भी दोहरा नहीं रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, देखिए उसका रीजन है, समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, तो बहुत कम जी पे थी, तो बढ़ रही जी है, वो 5 पर थी। डबल डिजिट में जा रही है वो, तो वो जी लगता है कहीं 15 से 20 के बीच में आ जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, समाजवादी जी पार्टी। दूसरी चीज क्या है कि कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस गेन कर रही है। जी कांग्रेस की अगर 7 सीटें आ जाती हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, जिसकी एक थी, जी तो ये 6 जी सीटें कहां से उसको मिलेंगी, ये भी तो भाजपा की जाएंगी। जी क्योंकि अगर आप सहारनपुर की बात करते हैं प्रथम चरण की, तो जी सहारनपुर की सीट पे भी आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि सहारनपुर सीट पे भाजपा जीत रही है, कड़ी जी टक्कर है वहां भी, जी। कड़ी टक्कर है, और जिस तरह के समीकरण वहां बने हुए हैं उससे भी कहीं ना कहीं एज है कांग्रेस को। 3 चरण में
एक सहारनपुर, एक अमरोहा और एक फतेहपुर सीकरी, 3 में तो कांग्रेस आज ही टक्कर में है। वही बात हो गई। और दूसरी, आप एक दो जी को तो एज दे ही रहे हैं, तो कांग्रेस जी, सुधार में तो है ही है। हाँ। और कांग्रेस को देखिए, अभी क्या है कि कांग्रेस को कई जगह ऐसी सीट मिलेगी जहां समीकरण बहुत अच्छा, समाजवादी पार्टी का और मायावती का भी समीकरण बढ़िया हो जाएगा, तो एक आध सीट ऐसी भी आएंगी अगले चरणों में। और बाकी मुझे मुझे इस बार रायबरेली पे और अमेठी पे भी कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए एंटी कॉम्बेंसी स्मृति ईरानी की भी है, वो अमेठी सारे में फैक्टर वहां भी काम करेंगे। स्मृति खतरे में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। एक चीज और, तो जो कल तीसरे चरण में मलिक साहब जो लोगों से बातचीत हुई, पता लगा है कि अभी तक पहले 2 चरण में दलित मतदाता हाथी के साथ था, लेकिन तीसरे चरण में एक बड़ा चंक खुलकर कांग्रेस की तरफ जा रहा है। कांग्रेस उनकी पेरेंटल पार्टी है, कांग्रेस मुस्लिम की और दलित की पेरेंटल पार्टी है कांग्रेस। तो एक दलित का एक बड़ा चंक कांग्रेस की तरफ जाता दिखा है तीसरे चरण में, जिसके चलते वो इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा था। संविधान को लेकर बदलने की आशंका को लेकर जो नैरेटिव इंडिया गठबंधन ने बनाया है, क्या वो काम करता आपको भी लग रहा है कहीं? बिल्कुल लग रहा है। उसका कारण ये है कि उन लोगों का मानना यह है कि अगर वो हाथी को वोट देते हैं तो हाथी की ना सरकार बनने जा रही, ना हाथी का कैंडिडेट जीतने जा रहा है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाथी का जहां भी वोट डल रहा है, ये मायावती को भी पता है, ये उनके जो नए उन्होंने अपने वो बनाए थे, अपने भतीजे को जो पार्टी सौंपी थी, वो भी जान रहे हैं, भले कुछ दिन के लिए उन्होंने वापस उसको बुला लिया हो। और ये दूसरी पार्टियों को भी पता है कि भारतीय जनता, ये मायावती ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने वोट को बांधे रखने के लिए अपनी पार्टी का ये अलग से सिंबल दिया है सब जगह, और अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए हैं। जीतने की संभावना समाज बसपा को बहुत अधिक सीटों पर नहीं है, वो भी मान के, और वो फोकस भी नहीं कर रही इस तरफ। मेरा मानना यह है कि मायावती 2027 के विधानसभा को दिमाग में रखते हुए चुनावी एक्टिविटी में भाग ले रही हैं। उसकी जी वो बना रही है, मैदान तैयार कर रही है जी। और उसमें क्या है कि ये चीज कहीं ना कहीं दलित वोटर भी समझ गया है, और उसको ये लगता है कि अगर भाजपा की 400 पार आती है, वो इस चीज को सोच कर डरा हुआ है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है, भले ही 400 पार ना हो, 300 पार भी होता है, और अगर इंडिविजुअल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है, तो कोई दो राय नहीं है कि ये संविधान बदल के हमारे हकों को छीन लें। तो उससे कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दलित वोट जो है कांग्रेस की तरफ गया है, क्योंकि आज कांग्रेस ही सबको विपक्ष में दिखाई दे रही है, मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है। तो इसलिए इस तरह का वोटर उसके साथ जा रहा है, जैसे मुस्लिम भी जा रहा है। आप देखेंगे कई जगहों पे मुस्लिम परंपरागत वोट जो था पिछले काफी समय से मायावती का भी रहा और अखिलेश का भी रहा, लेकिन आज कई परिस्थितियों में वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि राष्ट्रीय फलक पे कांग्रेस ही है जो भारतीय जनता पार्टी का लोग जी। और जहां जहां उसको ऑप्शन मिल रहा है, जहां जहां उसको ऑप्शन मिल रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तो चाहे वो बिहार हो, जहां भी उसको मौका मिलता है, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, तो वो सब जगह कांग्रेस को बढ़ाना चाहता है, खासकर दलित वर्ग, क्योंकि वो पुराना वोटर भी है उसका। आपने भी कहा भाई, मेरा भी मानना जी। और दूसरी बात, इस बार राहुल गांधी को जो छवि पप्पू कह के बनाई, खराब करने की कोशिश की थी, वो दूर हो गई है, और लोगों में राहुल गांधी का कैंडिडेट अब इतना पुअर नहीं रहा कि एक तरफ 90% पे मोदी जी और 10 पैसे पर राहुल, वो खत्म हो गया। उसका भी एक पॉजिटिव लाभ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। इस्माइल जी, मेरा मानना यह है राहुल गांधी में कि 2 कारण हुए हैं। एक तो राहुल गांधी ने जो हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, पब्लिक से जो कनेक्टिविटी बनी है, तो आपके विचार खुलते हैं। अगर हम राहुल गांधी की जिंदगी पे नजर डालें और हम तब से शुरू करें जब वो गोद में खेल रहा होगा, 1 साल 2 साल 4 साल का होगा, तो वो संगीनों के साए में बड़ा हुआ है। वो संगीनों के साए में बड़ा हुआ है, तो कहीं ना उसका पब्लिक कनेक्ट है, ना उसने बाहर कोई एक्टिविटी देखी है, उसको कुछ पता ही नहीं है, और वो डर के साए में जिया है। पहले उसकी दादी की हत्या हो जाना, फिर उसके बाप की हत्या हो जाना। आप इसको खाली सोच के देखिए कि अगर हमारे परिवार में कोई ऐसी चीज हो जाए तो हमारे ऊपर क्या वो रहेगा। तो उन परिस्थितियों में पाता है परिवार, अगर जी, तो वो तक संभाल नहीं पाता। तो उन चीजों से निकल कर राहुल गांधी का यहां आना सराहनीय है। इसके अलावा जो पिछले 2 महीने 3 महीने में अगर हम देखें, जो उनके भाषणों में, जो उनके बोलने में तब्दीली आई है, वो भी है। हालांकि मैं उसको अभी तक परिपक्व नहीं मान रहा हूं, क्योंकि इसके मुकाबले में अगर आप प्रियंका गांधी की बात करेंगे, और प्रियंका गांधी के छोटे भाषण हैं, उनको आप सुनेंगे, तो उसमें आज तक उसने प्रधानमंत्री जी या मोदी जी के अलावा मोदी या प्रधानमंत्री नहीं कहा है। और वो कनेक्ट करती है, वो कंटेंट होता है उसके भाषण में, पब्लिक से जुड़ा होता है, वो पब्लिक के टच करती है,
वो चीज राहुल गांधी में अभी नहीं है। राहुल गांधी में उस चीज को आने में अभी देर लगेगी, क्योंकि भाषण देते देते वो भी कई बार पटरी से उतर जाते हैं और वो भी कई चीजें ऐसी बोल देते हैं कि सारा गुड़ गोबर हो जाता है। तो इस मामले में मैं आज भी प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से सुपीरियर मानता हूं, और वो हम देख भी रहे हैं। आज राहुल गांधी से भी बड़ा जो हमला कर रही है मोदी जी पे, वो प्रियंका गांधी कर रही है। आप स्पीच सुनिए पिछले दिनों। नहीं, अभी प्रियंका ने वो जो अपनी माँ के मंगलसूत्र पे सेंटिमेंटल कहा, वो बहुत क्लिक किया है लोगों को कि मेरी तो माँ ने अपना मंगलसूत्र खोया है, हम मंगलसूत्र क्यों छीनेंगे। ये एक अच्छा सवाल प्रियंका ने उठा रहे हैं। चलिए नहीं, एक छोटा सा और लास्ट में, एक छोटा सा और लास्ट में बताएं कि बहुत भावनात्मक उसने बोला जब उसने कहा कि आप मेरे ऊपर जो है देश देश के लिए लड़ाई और देश के लिए मरने की बात मुझे कहते हैं। मेरे पिताजी को आतंकवादियों ने मारा और मैं टुकड़े लेके आई, और देश के लोगों से मुझे नफरत हो गई, देश के लोगों से मुझे नफरत हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, मेरे को समझ में आई, तो मैंने कहा ये देश की गलती नहीं है जी, मैं भी देश से प्यार करती हूँ, मैं भी इस देश की बेटी हूं, मैं अपने बाप के टुकड़े लेके आई थी, मेरा गुस्सा होना वाजिब था। लेकिन जैसे जैसे जिसके बाप के साथ ऐसा हो, जिस बच्चे के, उससे तो गुस्सा होगा ही होगा। तो उसने कनेक्ट कर दिया पब्लिक से अपने आप को, पब्लिक से कनेक्ट किया, और पब्लिक ने कहा भाई वास्तव में ये बात होगी। तो वो जिस तरह से बोलती है, कंटेंट पे बोलती है, सामने वाले की भावनाओं को झंझोड़ती है, तो वो कनेक्ट करती है। और उस चीज से मोदी जी भी पटरी से उतर रहे हैं और राहुल गांधी पटरी से उतर रहे हैं। तो यहां पे मैं एक चीज और मैं अंत में आपको बता रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि अगले 5 दिन में, हफ्ते में ऐसा एक माहौल बन जाए और कांग्रेस ये सोच ले कि प्रियंका गांधी को बनारस से उतार दे, तो तस्वीर ही कुछ और होगी इलेक्शन की। हारना जीतना बाद की बात है। अगर प्रियंका गांधी बनारस से हार जाती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर जीत गई तो हाँ, ये सही है, वही कह रहा। तो इसलिए ये भी हो सकता है पाने के लिए असीम सब, हाँ, बहुत ये चल रही है चर्चा कि प्रियंका को बनारस से लड़ा दिया जाए तो मोदी जी वहीं फंस के रह जाएंगे, हॉस्टाइल हो जाएंगे। ये एक चर्चा जरूर चल रही है, क्या होगा इस पर रहेगी नजर। मलिक साहब, आपने अपने बेशकीमती समय में इतनी देर तक इतना समय दिया, अस्वस्थ होने के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे केपी मलिक, बहुत बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी चर्चा दी, अपनी राय दी, अपने सुझाव दिए। मलिक साहब की राय में आपको क्या लगा, क्या मलिक साहब के बात से आप सहमत है नहीं है, ये आपका विवेक है, मलिक साहब का अनुभव है। मलिक साहब या हम ना ज्योतिषी नहीं है, हम कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं है, हम वो बात आपको बताने की कोशिश करते हैं जो हमारे सूत्र हमें बताते हैं या जनता से हम कनेक्ट करके लाते हैं। वो सही भी हो सकता है, वो आकलन गलत भी हो सकता है, हम किसी के भाग्य विधाता नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं आपको साफ सुथरी निष्पक्ष बात बताने की, हम कोशिश करते हैं तथ्यात्मक बात बताने की। ना हम इधर की बात करना चाहते हैं, ना हम इधर की बात करना चाहते हैं। अफसोस है कि आपके मतलब की, आपके मन की बात होती है तो आपको अच्छी लगती है, आपके मन को नहीं छूती तो आपको खराब लगती है। ये आपका निर्णय है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, कमेंट्स दीजिए और बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। अनुरोध ये है कि यदि अभी तक रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।